चलिए स्टूडेंट्स, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के क्विज 14 सॉल्यूशन में। ठीक है, आज का दिन है अपना क्विज 14। ठीक है, 14वीं क्विज पर हम लोग पहुंच चुके हैं। डेली 5 क्वेश्चन की क्विज आप लोग के पास जा रही है और आई होप आप लोग इन क्विजों का बेनिफिट ले रहे होंगे। और इन क्विजों का सही मायने में बेनिफिट बेटा आपको तब मिलेगा जब कोई कॉन्सेप्ट का सवाल आया तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, और दोबारा किसी क्विज के अंदर दोबारा नेक्स्ट क्विज में उस कॉन्सेप्ट का सवाल अगर आता है तो आपका वो सवाल सही होना चाहिए, वो सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए जिस कॉन्सेप्ट के सवाल पहले आ चुके हैं। इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, सही मायने में आप लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना। और सेम कॉन्सेप्ट के सवाल बार बार गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग लापरवाही कर रहे हो। तो ये अपने आप में देखिए कि आप लापरवाही वाली स्टूडेंट की श्रेणी में तो नहीं आ रहे हो। सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट करते जाओ, अपनी कमियों को दूर करते जाओ। ठीक है ना। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास मैं पूरा यहां पर करूंगा। ठीक है। और इन क्विजों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। ठीक है ना। नोट्स बना लो इनके प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, डेली क्विज चल रही है, हर संडे को अपना वीकली टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है टेलीग्राम पर। ठीक है ना। और सबके वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। डेली क्विज जो जा रही है उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, वीकली टेस्ट जो हो रहे हैं उसका भी हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्विज 14 के सॉल्यूशन को। ठीक है। तो क्विज 14 का पहला सवाल हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जरा यहां पर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले भाई साहब जो हैं ये हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जरा हम लोग समझें। पहला सवाल कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 21 बराबर 0, एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 8 बराबर 0। ठीक है ना। ये माइनस 8 बराबर 0 है, माइनस 8 बराबर 0, 8 बराबर चला गया। अब देखो ये ध्यान दें तो ये समीकरण एक गोले का है और ये समीकरण एक समतल का है, और एक समतल जब गोले को काटता है तो उससे वृत्त बनता है। तो ये दोनों समीकरण मिलकर के वृत्त को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, वृत्त लिखा हुआ है। क्योंकि एक गोले का समीकरण और एक समतल का समीकरण मिलकर के एक गोले के समीकरण को दर्शाता है, सॉरी एक गोला और एक समतल मिलकर के एक वृत्त को दर्शाता है। और इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का अनुपात चाहिए। ये बिंदु वृत्त पर है, जो बिंदु वृत्त पर होते हैं वृत्त की परिधि पर होते हैं, तो ये बिंदु कहां पर है, समतल पे भी है, गोले पर भी है, तभी तो वृत्त पर आ रहे हैं। तो ये इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श समतल का समीकरण लिखूं। पहले तो मैं इस बिंदु पर क्या लिखूं, मैं स्पर्श समतल का समीकरण, गोले का स्पर्श समतल लिख लो। आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। स्पर्श समतल का क्या लिख लें, समीकरण। अब गोले के किसी बिंदु पर हमें स्पर्श समतल का समीकरण लिखना हो तो हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई y1 से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं जेड z1 से, 2x की जगह पर हम लोग लिख देते हैं x प्लस x1, 2y की जगह पर हम लिख देते हैं y प्लस y1, 2z की जगह पर लिख देते हैं हम z प्लस z1। इससे हमें स्पर्श समतल का समीकरण आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर जगह एक्स x1, ठीक है ना, x1 1 है तो x हो जाएगा, y y1 2y हो जाएगा, z z1 3z हो जाएगा, माइनस 2x जगह x प्लस x1 x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3। अब अकेला y है तो वहां लिखेंगे y प्लस y1 बटे 2, y प्लस y1 बटे 2। ठीक है। प्लस 5 इंटू जेड की जगह पर z प्लस z1 बटे 2, z1 3 है बटे 2, माइनस 21 इजिकल टू 0। अटे वटे खत्म करने के लिए सबको हम 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करूंगा तो यहां पर देखो 2x आएगा, 2x में से 1x गया तो x बचेगा, 4y आएगा, 4y में से 3y गए तो 1y बचेगा। ठीक है। 6z आएंगे और 6z में से 6z और 5z मिलकर के 11z हो जाएंगे। कांस्टेंटों की बात करूं तो माइनस का 2,
माइनस के 6, माइनस के 8 और प्लस के 15, -2, -6, -8 और प्लस के 15, तो प्लस के 7, -21, तो माइनस के 14 बराबर 0 ये बचेंगे। ये इस पर समतल आ गया। और जो रेखा बनेगी, जो स्पर्श रेखा बनेगी, वो बनेगी ये वाले समतल, और जो समतल यहां पे दे रखा है x + 2y + z -8 बराबर 0, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जो रेखा बनेगी वही हमारी स्पर्श रेखा होगी। और उस स्पर्श रेखा के दिक् अनुपात अपन को चाहिए, ठीक है ना। तो वो रेखा इन दोनों समतलों के क्या होगी, लंबवत। उस रेखा के अपन को क्या चाहिए, दिक् अनुपात। तो उस रेखा के दिक् अनुपात निकालने के लिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, उस रेखा के दिक् अनुपात को मान लेते हैं अपन ABC। उस रेखा के DRS को हमने क्या मान लिए, ABC मान लिए। और वो DRS ABC है, तो वो रेखा दोनों समतलों पर मौजूद है। और कोई भी रेखा किसी समतल पर मौजूद होती है तो वो उस समतल के अभिलंब के लंबवत होती है। और समतल के समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक अभिलंब के DRS को रिप्रेजेंट करते हैं। इस समतल के अभिलंब के DRS 1, 1, 11 होंगे और वो इसके लंबवत बनेगी। तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी a + b + 11b, 11c = 0, ठीक है ना। और वो इसके भी लंबवत बनेगा, तो a + 2b + c = 0। अब इन दोनों में क्रेमर नियम लगा दो ABC के मान निकालने के लिए। क्रेमर नियम में क्या करेंगे, a अपॉन करना है तो a को छुपा लो, 1 - 22, तो माइनस का 21 बच गया, बराबर b अपॉन, बीच वाले में आगे माइनस लगा देते हैं, b को छुपा लिया, 1 - 11, माइनस के 10 हो गए, बराबर में c अपॉन, c को छुपा लिया, 2 - 1, 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो गया, -21, 10, 1 बोल दो, -21, 10, 1, ठीक है ना। यहां पर अपन ने अगर b को छुपाया और b को अगर छुपाएंगे तो 1 - 11 और 1 - 11 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएंगे। थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन में शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट रुको, ये कैलकुलेशन को जरा चेक करेंगे। यहां जो मामला है, 1 मिनट रुकिएगा। ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, इसको दोबारा से देखो चेक करके। यहां पर अपन देखें, अरे ये x से x तो कट ही गया ना, x तो पूरा कट ही गया, तो x तो यहां पर 0x आएगा। y को देखेंगे तो यहां पर ये 4y हो रहा है, 4y में से 3y गया तो 1y हमारे पास बचेगा। और z को देखेंगे तो 6z है और 5z, कितने हो जाएंगे, 11z। और कांस्टेंट को अगर देखोगे तो -2, -6, -8 और +15, तो +7 और -42, तो ये -35 बराबर 0 बचेगा। ये समीकरण में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था अपन को, ठीक है ना। इसके जोड़ा घटाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसको सही करेंगे। अब हमने कहा कि स्पर्श रेखा जो है वो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो उसके DRS हमने ABC मान लिए, वो इन दोनों समतलों के अभिलंब के लंबवत होगी। इसके अभिलंब की DRS 0, 1, 11, तो यहां पे आ जाएगा 0A + 1B + 11C = 0। और इसके साथ लगाएंगे तो आ जाएगा a + 2B + C = 0। और यहां अगर हम लोग लगाते हैं क्रेमर नियम, तो a अपॉन, a को छुपा लिया, इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 माइनस इनका मल्टीप्लाई 22, बराबर b अपॉन, बीच वाले में आगे माइनस लगेगा, इसको छुपा लिया, 0 - 11 ये आ जाएगा। और c अपॉन, c को छुपा लिया, 0 - 1, तो ये -1 आ जाएगा। तो DRS आ रहे हैं -21, 11, -1, -21, 11, -1 और माइनस से काट दें तो ये हो जाएगा 21 - 11, 1। तो उसके DRS को लिखा जा सकता है, उसके DRS को हम लोग लिख सकते हैं 21 - 11 और 1। तो बात समझ में आई। इस वृत्त के बिंदु 1, 2, 3 पर
स्पर्श रेखा अगर खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा के जो डीआरएस होंगे, उस स्पर्श रेखा के जो दिक् अनुपात होंगे, वो हमारे पास क्या आएंगे, 21 - 11 1 आएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आई सब लोगों को? जल्दी से लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट अपन देखें, गोला अपन को दे रखा है x² + y² + z² बराबर a² के अनवालोपी शंकु का समीकरण, जिसका शीर्ष क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो देखो अनवालोपी शंकु का गोले के, अगर गोला हमें इस तरह का दे रखा है तो इसमें अनवालोपी शंकु का समीकरण लिखने के लिए डायरेक्ट आप एक ट्रिक लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, S1 = t²। S हो जाएगा a² को इधर ले जाओ तो S हो जाएगा हमारे पास x² + y² + z² - a²। S1 हो जाएगा अल्फा बीटा गामा को इसमें संतुष्ट करा दो, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर - a²। और t हो जाएगा अल्फा x + बीटा y, x² की जगह x1 अल्फा है, y² की जगह y1 और गामा z - a² का होल स्क्वायर। और ये शायद अपन को यहां पर डायरेक्ट कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ये अपन को देखें x² s, ये S1 नहीं है, ये भी S1 नहीं है, ठीक है ना। यहां पर ये कहां दे रखा है, ये जो है ना ऑप्शन ए में दे रखा है, यहां इसको है ना एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां माइनस कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, x² + y² + z² - a²। ये तो मामला सही नहीं है, S1 ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। और अगर अपन यहां पर प्लस लगा देते हैं, यहां अगर अपन प्लस माने, यहां अगर आपके पास ये प्लस लगा हुआ है तो आपको आंसर लगाना चाहिए नन ऑफ दीज, कोई नहीं, तो फिर आपको आंसर लगाना चाहिए नन ऑफ दीज। और अगर यहां माइनस है, यहां अगर माइनस हो जाएगा तो अपन ऑप्शन ए को आंसर लगा देंगे, S1 = t²। बात समझ में आ गई? इस ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, और वैसे हमारा आंसर क्या होगा, आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, एक बेलन है, लंब वृत्तीय बेलन, उसका समीकरण अपन को निकालना है। उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 2, और उसकी जो अक्ष है वो x अक्ष के समांतर है, और अक्ष बिंदु 1, 2, 3 से जाती है। तो बेलन का समीकरण ज्ञात करो। अब देखो भैया जी, बेलन के अंदर क्या होता है, ये बेलन हो गया, बेलन का समीकरण निकालने का लॉजिक क्या होता है, सीख लो अच्छे से, ठीक है। अब बेलन की जो अक्ष होती है, बेलन की अक्ष ऐसे होती है, इस अक्ष पर एक बिंदु दे रखा है अपन को A, 1, 2, 3, इस बिंदु से जाता है। इसके जो DRS दे रखे हैं x अक्ष के समांतर है, तो 1 0 0 हो गए, ठीक है ना। अब बेलन का समीकरण निकालने के लिए बेलन के पृष्ठ पर कोई बिंदु हम लोग मान लेते हैं, और बेलन के पृष्ठ पर कोई बिंदु हमने P मान लिया, x, y, z। यहां से इस अक्ष पर एक लंब डालेंगे तो ये बेलन की त्रिज्या जो अपन को 2 दे रखी है, ये पॉइंट हमने m मान लिया। तो यहां पर एक लॉजिक हो गया, am का स्क्वायर प्लस mp का स्क्वायर 4 बराबर ap का स्क्वायर। तो ap का स्क्वायर आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर। और यहां से जो xyz में रिलेशन बनेगा, यहां से जो xyz में रिलेशन बनेगा वही बेलन का समीकरण होगा। तो यहां पर अब अपन को समझना है इस am की लंबाई कैसे आएगी। am की लंबाई निकालने का हमारे पास सूत्र होता है कि इसकी DCS लिख लें, ये DCS ही तो है। अगर ये DRS दे रखे हो तो DRS को काय में बदल लो, DCS में। DRS को DCS में बदलने के लिए क्या करें, इनको वर्ग करके जोड़ो, अंडा रूट लो, सब में भाग दे दो। अब DCS है तो इसका मान आ जाएगा पहली DCS इंटू x - 1 इंटू x - 1, फिर 0 इंटू y - 2, फिर 0 इंटू z - 3। देखिए वो तो 0 हो जाएंगे तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये am का स्क्वायर हो गया। 4 को अपन इधर ले गए, 4 से 4 को काट दो, ठीक है ना, या 4 को अभी इधर ले जाओ, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर। या x - 1 के स्क्वायर से x - 1 का स्क्वायर कट ही गया, तो x तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, x स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, तो x स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपन ने कट ही कर दिए, दोनों ऑप्शन तो अपन ने कट ही कर दिए।
इसमें भी x आ रहा है, x नाम की बीमारी तो आएगी नहीं, तो ये भी कट कर दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से कभी कभी आधी कैलकुलेशन करके भी अपन अपने आंसर को पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट कैलकुलेशन ही की जाए, पूरी कैलकुलेशन ही की जाए, ठीक है ना। तो एग्जाम में समय बचाने के लिए यही महत्वपूर्ण बात होती है कि कैलकुलेशन जितनी आवश्यक है उतनी ही करनी है, अनावश्यक कैलकुलेशन अपन को नहीं करनी है, तो ही हम हमारा समय बचा पाएंगे, ठीक है ना। सवाल तो लेंथी ही है, लेकिन सवाल को पकड़ा कैसे, कैसे हमने आधी स्टेप में से उसको दूरगामी सोच के साथ आंसर तक पहुंचे, वो सोच हमें हमारे अंदर डेवलप करना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लिमिट z टेंडिंग टू 2 आयोटा 2z प्लस 3 z माइनस 1 बटे z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। तो z का मान 2 आयोटा लगा दो इसमें सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 3, ये हो गया 2 आयोटा माइनस 1, 2 आयोटा माइनस 1, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 4, माइनस के 4 आयोटा और प्लस के 4, 4 से 4 ये कटी जाएंगे, इनको गुणा करेंगे तो 8 आयोटा स्क्वायर माइनस के 8 माइनस के 4 आयोटा प्लस के 6 आयोटा माइनस के 3 और नीचे बचने वाला है माइनस के 4 आयोटा। तो माइनस 8 माइनस 3 माइनस के 11 माइनस के 11 प्लस के 2 आयोटा और बटे में 4 आयोटा माइनस के 4 आयोटा। यहां जब देंगे इसमें भाग दिया तो माइनस का 1/2, ठीक है ना, माइनस का 1/2 और इधर जब भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया 11/4, 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा। तो आंसर यहां पर इसको सॉल्व करने पर ये एक कोई अनिर्धारित रूप नहीं आ रहा है, अनिर्धारित रूप नहीं आ रहा है, तो यही इस लिमिट का आंसर हो जाएगा। तो इस लिमिट का आंसर हमारे पास जो निकल करके आ जाएगा सीधे सीधे प्रतिस्थापन विधि से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, इस लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 11/4 आयोटा, इस लिमिट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, तो इसमें fz लिखना भूल गया था, यहां पर fz लिख दीजिएगा कि u का मान आपको दे रखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सवाल है, u इक्वल टू आपको दे रखा है y³ माइनस 3x स्क्वायर y। तो fz का मान ज्ञात करो। तो देखो इस तरह का जब सवाल होता है जिसमें आपको u दे दिया, एक पार्ट आपको दे दिया fz का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में से, तो ये कैसे हम लोग यहाँ पर fz को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x निकाल लेते हैं। डेल u अपॉन डेल x, इसका x के रेस्पेक्ट में आंसर का अवकलन करेंगे तो ये 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 6xy, जिसको अपन बोलते हैं 5x, y, ठीक है ना। और फिर अपन डेल u अपॉन डेल y निकाल लेंगे, डेल u अपॉन डेल y निकाल लेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको बोलेंगे अपन साई x, y, ठीक है। तो यहां पर f डैश z इजिकल टू जो हमारे पास मामला होता है वो होता है 5z, 0 माइनस आयोटा साई z, 0। तो 5z, 0 कैसे आएगा, 5x, y में x की जगह पर z और y की जगह 0 लिखेंगे तो ये मान आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा साई z, 0 कैसे आएगा, इसके अंदर x का मान z और y का मान 0 लिखेंगे तो ये मान आएगा माइनस के 3z स्क्वायर, बोले तो आयोटा 3z स्क्वायर। ये हमारे पास f डैश z का मान आया है, और जब हमारे पास f डैश z का मान आ गया तो इसका समाकलन करने पर fz की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। z स्क्वायर का समाकलन करोगे z³ अपॉन 3, 3 से 3 कट गया तो आयोटा z³ और प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे तो यहाँ fz का जो मान हमारे पास आएगा, fz का मान हमारे पास हो गया आयोटा z³ प्लस c। fz की जो वैल्यू यहां पर निकल करके आएगी वो fz की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, आयोटा z³ प्लस c। तो u बराबर अगर y³ माइनस 3x स्क्वायर y है तो fz का मान क्या होगा, fz का मान होगा आयोटा z³ प्लस c। इज दैट क्लियर? डाउट सारे क्लियर हो गए? मजा आया? दोस्तों के साथ शेयर करा कि नहीं करा भाई? ठीक है ना, क्विज को भी और क्विज के सॉल्यूशन को भी सबको शेयर करना है।
ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के ये प्यार, आप लोगों के इस स्नेह, आप लोगों के इस सहयोग के कारण ही, ठीक है, उनसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत कर पाऊंगा और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊंगा। तो आप लोगों का ये सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो ये हैं हमारे होनर विद्यार्थी जिन्होंने 2022 के अंदर अपना सिलेक्शन लिया है। अगली बार आपको भी अपना फोटो लगवाना है इसी तरह से, ठीक है ना। हर हाल में हमें हमारा सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। जो बच्चे हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, ओम ज्ञान केंद्र का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और वहां पर जाकर के स्टोर में जाकर के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हमारे नए बैचेज जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज टाइप कीजिएगा @MESS by हेमेंद्र सर, बिल्कुल ऐसे कैसे आपको सर्च बार में टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे तो आपको हमारा चैनल ओम ज्ञान केंद्र के नाम से दिखाई देगा, उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको रेगुलर क्विज, वीकली टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, PYQ नोट्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों को वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।